Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो एलटी भर्ती परीक्षा है 28 तारीख यानी आज 28 जुलाई को जो कंप्लीट एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आपकी एज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, क्या चीज़ें हैं, आपको कैसे फॉर्म भरना है, इस सब पे बात करेंगे। इस साल के एंड तक एग्जाम इनको ले लेना चाहिए या टाइमली एग्जाम होना चाहिए, मैं ये भी कह सकती हूँ। उसका रीज़न है, इतना कॉन्फिडेंटली हम ये बात बोल पा रहे हैं सरकारी एग्जाम्स के केस में, उसमें ये बहुत बड़ा रीज़न है। जो पीछे आप वेबसाइट देख रहे हैं ये यूपी पीएससी की जो वेबसाइट है आपकी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूपी पीसीएस वगैरह जो है यही सब कराते हैं। और आपको पता है कि इस देश में बहुत लिमिटेड एग्जाम्स हैं जो टाइमली होते हैं, चाहे वो यूपीएससी उनमें से एक है, पीसीएस के एग्ज़ाम्स उनमें से एक हैं यूपी में, और लिमिटेड ही एग्ज़ाम्स हैं, जेई नीट हो गया है ना, जो बिल्कुल टाइमली जिनकी सारी चीज़ें होती हैं। सीटेट कुछ हद तक होता था, वो भी अभी आप देख रहे हैं कि हिला हुआ है, वो भी हो नहीं रहा है टाइमली। तो कुल मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा संभावना है। काफ़ी ज़्यादा संभावना क्या है, ये सिस्टम ही है कि पीसीएस अगर एग्ज़ाम लेगा, ये पब्लिक सर्विस कमीशन अगर एग्ज़ाम लेगा तो टाइम पे ही होगा। वो स्थिति नहीं रहेगी कि शिक्षा सेवा आयोग जैसी कि प्रयागराज जाकर के धरने कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा कब चीज़ें हो रही हैं, कब होंगी। अच्छा, इसमें आप लोगों का एक बड़ा सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि ओटीआर अगर पहले नहीं किया, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें सबसे पहले करना है, उसके बाद फॉर्म भर पाएंगे आप। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो क्या कोई दिक्कत होगी? पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से कोई फायदा होने वाला था? तो उस पर हम बात कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आज क्लास में भी आप लोग यही पूछ रहे थे। ये ओटीआर की वेबसाइट है, इसमें 2 वेबसाइट्स का इस्तेमाल है, मैं आपको भी दिखा भी दूंगी और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो आप एक बार वो भी चेक कर लेंगे। तो ये ओटीआर की वेबसाइट है, आप otr.pariksha.nic.in, इस पर जाकर के आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। ये दिल्ली का जो एग्जाम होता है DSSB, उसमें भी ऐसे ही होती हैं चीज़ें कि आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, पहले एक वेबसाइट पर, फिर दूसरी जगह पर जाकर के फॉर्म फिल करते हैं। तो सेम वे में आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं जो चेंज नहीं होने वाली। कल को आप कोई और भी फॉर्म भर रहे होंगे अगर सेम प्लेटफॉर्म से जाकर के, तो वो डिटेल्स आपकी सेव्ड होनी चाहिए। तो एक ओटीआर नंबर आपके सामने रजिस्टर होकर के जनरेट होगा, और उस ओटीआर नंबर को फिर आप ये पीसीएस वाली वेबसाइट पर जब फॉर्म भरने जाएंगे तो पुट कर देंगे उस नंबर को। लेकिन इसके लिए आपको 72 घंटे का समय चाहिए, इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने, हालांकि हमने जब लास्ट टाइम कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया था, जब ये नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन इन लोगों ने जारी किया था कि इतनी वैकेंसी हैं 7,000 समथिंग और ऐसे ऐसे करना है, तभी ओटीआर की बात हुई थी कि ओटीआर पहले कर लीजिए आप। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपके पास एक नंबर आ जाएगा कि आपने वन टाइम रजिस्टर कर लिया है, उस नंबर को आप फाइनल फॉर्म भरते टाइम पुट करेंगे या डालेंगे। ठीक, तो ये ओटीआर की जब हम बात कर रहे हैं कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहला स्टेप ही ये है। ओटीआर नंबर प्राप्त हो जाएगा आपको कुछ डिजिट्स का। ठीक, अब ओटीआर नंबर अगर प्राप्त नहीं किया है अभी तक, जिन लोगों ने कर लिया होगा ऑलरेडी, वो तो तुरंत जाकर के फॉर्म भर देंगे। अगर नहीं किया है तो 72, इन्होंने लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट otr.pariksha.nic से ओटीआर नंबर प्राप्त करना है, यानी फॉर्म भरने के आवेदन के 72 घंटे पहले। तो अगर आज आप रजिस्टर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ओटीआर आज भी कर सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, बट 72 घंटे फिर रुक जाइएगा फाइनल फॉर्म फिलिंग करने के लिए, है ना। ऐसा इन्होंने ये नहीं कहा कि कंपल्शन है कि उससे पहले नहीं, बट नंबर आने में मुझे लगता है उतना समय ये लोग ले लेंगे, ठीक है ना। और मैम एसएसटी में ये क्लियर नहीं है कि 4 सब्जेक्ट चुनने हैं या प्री की तरह 2 चुनने हैं। 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं 4 में से, या कई सारे सब्जेक्ट हैं 5, तो बात आपकी बन जाएगी। आएंगे उस पर, अभी आएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि 72 घंटे पहले आप ओटीआर कर लीजिए, जिन्होंने पहले कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आज जो करेंगे उनका नुकसान हो जाएगा। हद से हद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का नंबर आपका बाद में आएगा, तो जो आपको एग्जाम देने कहीं जाना पड़ता, तो वो अगर रैंडम नहीं हुआ, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हुआ, तो हो सकता है आपको थोड़ा दूर मिल जाए सिटी। हद से हद ये हो सकता है, इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले नहीं किया अब कर रहे हैं। आपका फाइनल फॉर्म भर जाना चाहिए, बस 2-3 दिन लेट हो जाएगा, 72 घंटे हैं तो, है ना, 2-4 दिन लेट हो जाएगा, और क्या होगा। तो नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट जो uppsc.up.nic.in है, उस पर आप फॉर्म फिल करेंगे। आते हैं, सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है मेहर, अभी हम बात करेंगे। ठीक, तो अगर शुरू से शुरू करें, वैसे तो आपको पता है इसके बारे में कि हम वैकेंसी की डिटेल्स पे चर्चा कर चुके हैं प्रीवियसली। 7,500 के करीब वैकेंसी है, 7,466 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। अच्छा नंबर है। मेल ब्रांच यानी पुरुष के लिए 4,800, पुरुषों के लिए 4,860 पोस्ट हैं, और महिलाओं के लिए 2,525,
ठीक। स्पेशल डिपार्टमेंट एक्स सर्विस पर्सन यदि आप हैं, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कहेंगे इसको, ये इन्होंने ट्रांसलेशन में गड़बड़ की है, 81 पोस्ट हैं। ठीक, जो आपका फाइनल बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो आप उसको भी जा करके एक बार देख सकते हैं कि अगर एक आध चीज कुछ इधर उधर हो रही है। इसमें साफ साफ इन्होंने कहा हुआ है कि जो अंतिम तिथि है आज से, यानी 28 जुलाई से फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो जाएगी, है ना। और जिन्होंने पहले ओटीआर कर रखा है वो आज फॉर्म भर देंगे या कभी भी भर सकते हैं अगले 2-4 दिन में तुरंत। जिन्होंने ओटीआर नहीं किया पहले वो ओटीआर करेंगे और फिर 72 घंटे रुकेंगे, उनकी एप्लीकेशन की डेट तब शुरू होगी। 28 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 4 सितंबर तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक, हालांकि उससे पहले ही कर दीजिएगा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर है कि 7,466 पोस्ट हैं, जिसमें 4860 हैं पुरुषों के लिए, 2525 हैं महिलाओं के लिए। ठीक है बात। इंपॉर्टेंट डेट्स अगेन अभी हमने बात की, 28 जुलाई आज से शुरू हो रहा है फॉर्म भरना, 28 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट फॉर्म करेक्शन या फिर आपकी इसकी फीस सबमिशन की, तो आप इसको लास्ट मत मानिए, मैं तो कहूंगी आप 28 अगस्त को लास्ट मानिए, उससे पहले ही अपने सारे काम आप कर लीजिए। ठीक, बात रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो सब्जेक्ट वाइज अगर क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें सिंपल है कि आपका मिनिमम ग्रेजुएशन, बेसिकली ग्रेजुएशन ही, ग्रेजुएशन के साथ सिंपल लिख लीजिएगा ग्रेजुएशन प्लस बीएड, बीएड ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप कोई और डिप्लोमा लगा दें इसकी जगह, है ना। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, वो टीजीटी में चाहिए ही होता है, जो आपकी 9th 10th की के टीचर के लिए इतना तो बनता ही है। अगर आप 11th 12th के लिए जा रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है, बट यहाँ पे अभी हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, 9th 10th की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर इसके साथ क्या चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट मैच करना चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ्स। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज देखी कि हिंदी को लेके भी, हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ी हुई हो, लेकिन इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है अंग्रेजी साहित्य में आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, तो वो थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल सी चीज है, अभी उस पर आएंगे। ठीक, ये अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट चूज करें, मल्टीपल एप्लीकेशंस भी आप, मतलब मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक, एज लिमिट, एज लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं वही कि 21 जुलाई 2025 को आपकी मैक्सिमम उम्र 40 साल और मिनिमम 21, यानी 21 से 40 के बीच में आप होने चाहिए। 1985 से पहले का आपका जन्म ना हो और 2004 के बाद का आपका जन्म ना हो। ठीक है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में हैं, यानी दिव्यांगजन हैं, तो 15 साल का रिलैक्सेशन है, 55 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे जो भी ये रिलैक्सेशन है, SC ST OBC कैटेगरी के बेनिफिट्स, ये सब यूपी वालों को मिलेंगे। वहाँ का डोमिसाइल कह लीजिए आप, या जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट की भी बात उन्होंने बहुत ही क्लियरली की हुई है, उस पर हम आएंगे। फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि फॉर्म पहले भर दिया, बाद में आपकी डिग्री आ रही है, बाद में आपका सर्टिफिकेट बन रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए, कि पहले ही आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। 21 से 40 वर्ष। अच्छा, इसमें अपियरिंग की कोई बात नहीं हुई है, बीएड आपका कंप्लीट, मतलब ये ज्यादातर सभी नौकरियों में, ज्यादातर क्या, जहां पे भी फाइनल जॉब का फॉर्म आप भरते हैं टेट के अलावा, वहां आपकी सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बीएड फर्स्ट ईयर में फिर भी भर देंगे सेकंड ईयर में, नहीं, कंप्लीट ही होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं। तो 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है, महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन है, SC ST OBC 5 साल का रिलैक्सेशन है, लेकिन फिर वही है कि वो स्टेट के, यूपी के ही हैं आप, तभी मिलेगा ये फायदा जो है आपको। डिसेबल्ड या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 15 साल, फॉर्मर सोल्जर यदि हैं तो 3 साल। ये रिलैक्सेशन के पूरे रूल्स आप पढ़ सकते हैं, ये मुख्य मुख्य बात है जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक, एग्जाम एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एक आपका प्रीलिम्स होगा, भाई जो भी PCS, ये UPPSC जो भी एग्जाम्स लेते हैं उनमें ऐसा ही होता है कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं, वो वनडे एग्जाम ये होता ही नहीं है, इसको वनडे एग्जाम हम कहते भी नहीं है कि एक ही पेपर ले लो और जैसे अब तक होता था और इसी में सिलेक्शन हो जाए, जैसे दिल्ली में भी या अब तक यूपी में भी यही होता था कि एक एग्जाम होगा, 1 टीयर जिसको हम कह सकते हैं, वनडे एग्जाम, और बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपके 2 लेवल हैं, इंटरव्यू इसमें नहीं है। जनरली जो PCS, मतलब अगर UPPSC की बात करें तो वो प्री मेंस इंटरव्यू, बट इंटरव्यू की जरूरत, क्योंकि ये ग्रेड बी जॉब्स में नहीं होती, ये भारत सरकार ने कहा हुआ है, तो इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है, स्पेशली इस एक पर्टिकुलर उसमें। KVS की बात अलग है। तो प्रीलिम्स यानी आपका प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, इन्होंने कहा है हम मेंस में 15 गुना लोगों को लेंगे, यानी ये हम कह सकते हैं कि 1000 अगर सीट हैं तो इनको 15,000 लोग लेंगे, और फिर फाइनल उसमें से जो भी मेरिट बनेगी बाकी लोग हटेंगे। वो तो होता ही है हर एक एग्जाम में, उसकी टेंशन लेनी नहीं है। तो पहले प्रीलिम्स और फिर मेंस का एग्जाम, यानी टियर 1 टियर 2 कह लो आप इसको।
उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये तो फॉर्मेलिटी जैसा ही होता है। टीचिंग का मेडिकल टेस्ट ऐसा कोई बहुत हुआ नहीं होता कि कोई आर्मी का टेस्ट नहीं है, वो बेसिक आपके चेकअप्स हैं और ये तो बहुत दूर की बातें हैं। बस आपके डॉक्यूमेंट्स आज ही आप अगर सही सलामत चीज़ें हैं, कुछ भी आपने इधर उधर नहीं किया हुआ, तो ये तो बाद की प्रोसेस है। आपका प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी, मेंस रिटन एग्जाम है यानी डेस्क्रिप्टिव होता है, मेंस जनरली होता ही है यूपीपीसीएस में, तो वो एक अलग चीज़ है। पीसीएस में बार बार बोल देती हूँ, उसका मतलब वही है कि यूपीपीएससी की मैं बात कर रही हूँ, है ना, क्योंकि वो सेम ही संस्था है जो लेती है। और मेरिट का रहेगा ही ऑफ कोर्स, उस वो मेंस के एग्जाम के बेसिस पे बनेगी ही। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रीलिम्स अपीयर इन द मेन एग्जाम। जो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और मिनिमम उसमें भी 40% जनरल कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, और जो है आपका 35% बाकी कैटेगरीज के लिए, तो वो एक अलग कहानी है। वो तो मेरिट फिर जो भी जाएगी उतने पे बात बनती कहाँ है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बात प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है 125 रुपये, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल से हैं, है ना। ईडब्ल्यूएस और जनरल की कैटेगरी में कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, वो भी तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अप्लाई आप फॉर्म कहीं से भी कर सकते हैं पूरे देश भर में से, अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, है ना। बस आपको जो रिजर्वेशन का फ़ायदा वो नहीं मिलेगा अगर आप किसी और स्टेट से हैं। SC ST 65 रुपये, ये सब आप देख ही पा रहे हैं, फीस का स्ट्रक्चर है। पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो आप पढ़ ही लेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल है कि डेट ऑफ बर्थ में आपका डॉक्यूमेंट्स में कैटेगरी में ये सब कैंसिलेशन हो जाएगा अगर आप गड़बड़ करते हैं, तो करेक्शन का टाइम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप वो गड़बड़ ही छोड़ दें। ऑफलाइन एप्लीकेशन अलाउ नहीं है, ऑनलाइन ही भरना है। अदर स्टेट कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, और ये सब अभी काम की बातें हैं नहीं, ये बात की बातें हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल, एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है आपका, ये लिखी हुई हैं दोनों चीज़ें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है कि पहले आप OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक। इसमें अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, 72 घंटे रुकेंगे, और फिर जो लोग कर चुके हैं OTR, जिनके पास OTR नंबर है, वो डायरेक्ट जाकर के यहाँ से शुरुआत करेंगे। एप्लीकेशन की वेबसाइट पर जाएंगे uppsc.up.nic पे, है ना। फर्स्ट स्टेप OTR, फिर आपका ये एप्लीकेशन वेबसाइट, ठीक। अब आते हैं पैटर्न पे या सिलेबस पे। हालांकि ये PDF है 11 पेज की, मैंने आपको शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पे जाकर के। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, हम लोग वहाँ भी 1 मिलियन होने वाले हैं जल्दी ही, यहाँ हम 5 मिलियन हो गए, ये आप लोगों का प्यार ही है। खैर, तो इस पे तो आएंगे। तो कुल मिला के बात ये है, टेलीग्राम पे ये पूरा शेयर किया हुआ है, आप वो पढ़ भी सकते हैं जाकर के, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो भी काम की बातें वो हम करेंगे, ठीक है। ये एक नंबर है, जो लोग भी बैच के लिए इंटरेस्टेड है, ये इंक्वायरी नंबर है। आप कॉल कर करके जब तक नहीं कहेंगे तब तक बैच नहीं निकालेंगे, इतनी हमें कोई बेचैनी नहीं है, ठीक। तो ये नंबर है करियरविल ऐप का, आप एक बार कल कॉल करके उनको बताइए कि आपको जो है बैच की आवश्यकता है। टीचर्स ऑफ कोर्स अच्छे हैं ही सारे, तो इसमें मेरा कोई रोल है नहीं, क्योंकि पेडागोजी इसमें आती नहीं है, ठीक है। इसका टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी होगा वो लेट्स लर्न की ऐप पे बनवाएंगे बाद में। चलिए आते हैं, तो अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स और मेंस है ना, प्रीलिम्स और मेंस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अभी सब्जेक्ट पे भी आएंगे कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हुई है, तो सिंपल है उसमें कि मैं अभी आपको पढ़ के भी बता दूंगी। 4 ईयर इंटीग्रेटेड तो चलना चाहिए, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना बस, अभी मैं आऊंगी उस पर, ठीक। अब प्रथम चरण की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ 1 मिनट रुकना, प्रथम चरण की, अच्छा इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, अभी हम पहले ये वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। हाँ चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स में, ये GS की बात हो रही है, ठीक, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आपके देख रहे हो। एक बार जो प्रीवियस UPPSC ने एग्जाम्स लिए हुए हैं, एक बार वो भी जरूर देख लेना, जनरल स्टडीज के लिए तो एटलीस्ट, ठीक, कि क्या क्या पूछा जा रहा है, उसको आप आधार बना सकते हो, क्योंकि पैटर्न वही रहने वाला है, ठीक। तो इसमें 2 प्रश्न पत्रों की संख्या होगी। अगर हम बात करें प्रश्न पत्र 1 और प्रश्नों की संख्या, एक पेपर होगा आपका प्रीलिम्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव है ये, OMR पे ऑफलाइन पेपर होना है, पेपर ऑफलाइन ही होगा, जैसे PCS के बाकी एग्जाम्स भी होते ही हैं, आप समझ रहे हैं, UPPSC की मैं बात कर रही हूँ। 150 क्वेश्चंस, ठीक, 300 नंबर, हर एक पेपर, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और ये एक बेसिक सी बात हो गई, और 4 खंड होंगे जिसमें भूगोल, इतिहास, ये आप आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि 150 नंबर का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ना, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर आप मेंस तक पहुंचते हैं मेहनत करके, जो कि आप पहुंचेंगे यदि आप प्रॉपर सही से चीज़ें कर पा रहे हैं और कंपटीशन में बीट कर जाते हैं चीज़ें,
फिर आपका मेंस की बात होती है, मेंस एग्जाम होगा अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। अगर मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप मेहनत करके उसको संभव बनाएं। एक एग्जाम है ये भी मेंस का, प्रश्नों की संख्या 20, कुल अंक 200। ठीक, अब क्योंकि ये डेस्क्रिप्टिव है इसलिए क्वेश्चन आपको कम लग रहे होंगे, 3 घंटे का समय, क्योंकि लिखना है ना, ये प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन है, लिखित परीक्षा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ABCD टिक कर देंगे, वो प्रीलिम्स में ही संभव है। ठीक है ना। 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे यानी शॉर्ट, और 10 जो हैं वो आपके दीर्घ उत्तरीय, जिसको लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस कहते हैं हम। 125 शब्दों में लिखना है, मान लीजिए जो शॉर्ट या लघु उत्तरीय प्रश्न है, और 200 शब्दों में जवाब देना है जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक, ये यानी एक पेपर है 2 घंटे का, दूसरा है 3 घंटे का। ठीक है, आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे, और एक बार चर्चा कर लेते हैं। मोटा मोटा समझ रहे हैं हम चीजें। एक बार अगर कोई आपका, जैसे दिल्ली में क्या होता है, मान लीजिए उन्होंने कंप्यूटर साइंस की बात की है, तो यहाँ पे B.Ed भी मांगा है। आपका कंप्यूटर साइंस में मान लीजिए B.Tech है, या आपने BCA MCA वॉटेवर किया हुआ है, साथ में B.Ed भी मांगा है। सिलेबस इन्होंने एक एक चीजें दी हुई हैं, एक बार इसको अच्छे से पढ़ें। आपके पास जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें हैं उनसे पढ़ें, कोई नेटवेट की तैयारी की है कभी किसी ने आसपास, उसको देखें रेफरेंस के तौर पे। PCS के थोड़े से पेपर निकाल लें, मतलब UPPSC के थोड़े पेपर निकाल लें एग्जाम पैटर्न समझने के लिए, है ना। बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक चीज़ अलग हो जाएगी, लेकिन आपकी खुद की मेहनत इसमें बहुत अच्छी खासी लगने वाली है। ठीक, आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इन्होंने कही हुई है कि अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता पक्ष की तरफ से लगेगा। यानी अगर मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी में हूं और मैं शादी कर लेती हूँ किसी OBC कैटेगरी या SC कैटेगरी के व्यक्ति से, तो पेट्रियार्की के तहत जो जाति है कि वो SC कैटेगरी में बदल जाए, वो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो आपका पहले से एजुकेशन, जो भी लाभ आपको मिले हैं, अगर आप जनरल की महिला हैं तो वो लाभ के साथ ही आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने SC से शादी कर ली तो अब आपको SC वाला बेनिफिट वहाँ मिल जाएगा एक तरह से, क्योंकि वो किसी रीज़न के लिए बनाया गया है, जो कि ठीक भी है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है इसमें जो क्लियरली मेंशन्ड है और थोड़ा डिफरेंट है। अदरवाइज ऐसा ही होता है, जैसे बिहार की अगर हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन में, जब बिहार में वैकेंसी की बात हो रही थी, तो वो बिहार रेजिडेंट होने के लिए 2-3 शर्तें थी, जिसमें से एक ये था कि अगर आपने किसी बिहार के व्यक्ति से शादी की है तो फिर आप महिला हैं ऑफकोर्स, और बिहार के पुरुष से शादी की है, तो उस केस में, मतलब भारत में तो ऐसी शादी संभव है, मैं भी अलग टेंजेंट पे निकल जाती हूँ। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि उस केस में आप क्या करेंगे, हाँ, तो तब भी आपको कास्ट बेनिफिट मिल सकता है। बट यहाँ यूपी में ऐसा नहीं कहा है इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई जो आप बचपन से, मान लीजिए 10th सर्टिफिकेट और उस समय से जो भी आपको जिस कैटेगरी में आप आती हैं उसी में रहेंगी, पति की कैटेगरी आप पे लागू नहीं होगी। सिंपल बात ये है, ठीक है ना। चलिए आते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे भूगोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन की बात हो रही है। ये तो सिलेबस है, पूरा सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस इन्होंने यहाँ प्रॉपर दिया हुआ है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही 0.33 की, यानी 1/3 की ना, ये लिखा हुआ देखो 1/3 0.33, यानी 1 नंबर अगर आपका सही होता है तो 0.33 कटेगा उसमें, ठीक है ना। आधार कार्ड में चेंज नहीं हुआ है, और एक मिनट इनका कमेंट पढ़ लूँ मैं, वेट। आधार कार्ड में चेंज नहीं हुआ है और ना ही कुछ डॉक्यूमेंट चेंज हुआ है, तो मैं फॉर्म में खुद को मेरिट दिखाऊं या नहीं। तो अगर कुछ चेंज नहीं है, डॉक्यूमेंट कहीं है ही नहीं, तो फिर तो अभी तो समय है, देख लो इस महीने के बीच में जो भी चीज़ें करनी है आगे तक का सोच के, है ना। अगर डॉक्यूमेंट में कहीं है ही नहीं तो फिर तो समझ ही रहे हैं आप। देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जैसे आपकी कंपलसरी इतना तो चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मान लीजिए हिंदी के लिए लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मानित विश्वविद्यालय से क्या किया हो, हिंदी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट। अब जैसे ये एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो इन्होंने सीधा लिखा हुआ है संस्था से, यानी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, यानी आपका इंग्लिश लिटरेचर में आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। वहीं हिंदी के केस में इन्होंने लिखा हुआ है हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में, यानी मान लो आपके पास कई सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक हिंदी होनी चाहिए, और लेकिन 12th में आपके पास संस्कृत होना जरूरी है अगर आप हिंदी के टीचर के लिए जा रहे हैं। इंग्लिश के टीचर में इन्होंने साफ साफ लिखा है आपका स्नातक अंग्रेजी में होना चाहिए। अब ये इंग्लिश ऑनर्स तो यूपी के तो कितनी जगहों पे इंग्लिश ऑनर्स होता ही नहीं है ग्रेजुएशन में, तो पता नहीं अभी ये क्या सोच के इन्होंने ये लिखा है ना। फिर साथ में B.Ed तो चाहिए ही।
फिर अगर गणित की बात कर रहे हैं तो अगेन गणित के केस में भी, क्योंकि वहां अगर बीएससी, मेरे कजन्स हैं जो लोग करते हैं, तो मान लो कोई बीएससी अगर कोई कर रहा है तो वहां अगेन यूपी में ऑनर्स का बहुत ज्यादा अभी तक स्कोप है नहीं, जितना मुझे लास्ट टाइम तक पता था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, जैसे मेरा इंग्लिश ऑनर्स है तो वो इंग्लिश ऑनर्स हो गया प्रॉपर। यहाँ पे मैथ्स ऑनर्स होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यूपी में मुझे अभी तक डाउट है कि वो मैथ्स ऑनर्स जैसा कुछ कराते हैं। वहां मान लीजिए बीएससी है तो उसमें वो फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, तो उस केस में आप कई पोस्ट पे, यानी आप फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। ठीक, तो वो दिक्कत नहीं है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली। बस ये इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है कि अंग्रेजी साहित्य के साथ होना चाहिए। मैथ्स के केस में इन्होंने बस वही लिखा है कि एक विषय के रूप में गणित पढ़ा हुआ आपने, यानी कई सारे विषय हैं उसमें से एक विषय, इसका मतलब तो ये बनता है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। और भारत में विधि द्वारा स्थापित, अगर हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान को लेकर के चीजें रहती हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने क्या किया हो, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि। यानी देखिए एसएसटी में यही होता है, दिल्ली में भी यही होता है, देश भर में यही है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं आपके एसएसटी के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन सोशोलॉजी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इन सारे विषयों में से आपके पास 2 विषय रहे हो, ये इतने सारे जो ऑप्शंस हैं 4 से 5, इनमें से 2 विषय अगर आपके पास रहे हैं ग्रेजुएशन में तो बात बन जाएगी आपकी। ठीक है ना, फिर आप एसएसटी की टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बीटेक का हम बता ही चुके हैं आपको कि जो कंप्यूटर साइंस वाली बात है कि आपने अपना कंप्यूटर साइंस में आपका ग्रेजुएशन हो और फिर साथ में बीएड इन्होंने मांगी है। ठीक, उर्दू के केस में भी वही है कि आपने एक विषय के रूप में उर्दू पढ़ी हो। पता नहीं सिर्फ इंग्लिश के उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य में किया हुआ हो, बाकी ना हिंदी में लिखा है ना उर्दू में लिखा है। ये चीज वहां पे लिखा है एक विषय के रूप में उर्दू या एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ी हुई हो। ठीक है ना, खैर हो सकता है कि कोई मिस्टेक रही हो, तो अगर आपने इंग्लिश भी पढ़ी है तो अब भी आप अप्लाई कर ही दीजिए, या एक बार पूछ लीजिए किसी से आसपास जिन्होंने ये चीज़ की हो। नहीं तो अगर इसके लिखे के अनुसार जाएं तो अंग्रेजी साहित्य में आपका ग्रेजुएशन, बाकी सब में एक एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो तो चल जाएगा। ये कहानी है। चलिए टेक केयर। कोई और बात, फाइनल ईयर वाले कैसे अप्लाई करेंगे? नहीं, अगर आपका 28 अगस्त से पहले पहले आपकी बीएड कंप्लीट हो जा रही है तब तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कैसे कर सकते हो, और कैसे हो जाएगी तब तक तो, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए ध्यान रखिए। कोई और बात हो आपके मन में, कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, बैच को लेकर के आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फॉर्म भर दीजिए टाइमली और ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए अपनी मन लगा करके। टेक केयर। हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे।